बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो जैसा कि लास्ट वीडियो में हमने बात की थी कि हम एक स्वीप सर्किट डिज़ाइन करेंगे, उसको बनाएंगे और देखेंगे कि वो किस तरह से काम करता है, उसकी आउटपुट वेवफॉर्म कैसी होती है। तो इस वीडियो में हम एक स्वीप सर्किट बनाएंगे और इसका दूसरा नाम टाइम बेस्ड जनरेटर भी है। तो जो हम आज एक दो टाइप्स हमने पढ़ी थी, एक फ्री रनिंग टाइम बेस्ड जनरेटर और एक था ट्रिगर्ड टाइम बेस्ड जनरेटर। तो हम आज जो बात करेंगे, जो सर्किट बनाएंगे, वो फ्री रनिंग टाइम बेस्ड जनरेटर है और फिर नेक्स्ट टाइम हम इंशाल्लाह ट्रिगर टाइम बेस्ड जनरेटर भी बनाएंगे। और इस सर्किट का जो सर्किट हम बनाएंगे उसका एक और नाम है रिलैक्सेशन ऑसिलेटर भी बोला जाता है इसे, बाय यूजिंग यूजेटी। क्योंकि हमारे कोर्स में यूजेटी इसे स्वीप सर्किट डिज़ाइन करना, तो इसी सर्किट को रिलैक्सेशन ऑसिलेटर भी बोला जाता है। और हमने पढ़ा था कि इसके 4-5 मेथड्स हैं। तो जो मेथड हम यूज़ कर रहे हैं उसको बोलते हैं एक्सपोनेंशियल चार्जिंग। तो ये देखते हैं, मैंने एक अभी बना के रखा हुआ है एक, तो पहले मैं उसका थोड़ा सा आपको दिखा दूँ, फिर हम इंशाल्लाह अपना सर्किट जो है इसको डिज़ाइन करेंगे। तो ये मैं ऑसिलोस्कोप यूज़ कर रहा हूँ, डीएसओ ऑसिलोस्कोप, क्योंकि ये कैमरे के नीचे बिल्कुल अच्छी तरह फिट हो जाएगी। तो ये आप देख रहे हैं कि ये मैंने एक सर्किट बनाया हुआ है। इसको अभी देखेंगे हम, इसका सर्किट डिज़ाइन देखेंगे और इसमें देखेंगे किस तरह से मैंने ये सारी रजिस्टर कैपेसिटर किस तरह से चूज़ किए हुए हैं। और ये आउटपुट आप देख सकते हैं, सॉटूथ वेव, इसकी जो आउटपुट में हमारे पास एक अच्छी आउटपुट जो है नज़र आ रही है हमें। तो ये हम इसको प्रोड्यूस करेंगे और यही बेसिक हमने देखा था कि ये स्वीप सर्किट की आउटपुट सेम इसी तरह से होती है। तो ये अब हम इंशाल्लाह ये बनाते हैं। चलें, हमने सबसे पहले तो यूजेटी की बाइसिंग सीखी थी पिछले लेक्चर में, और हमने देखा था कि इस तरफ हम एक वोल्टेज सोर्स प्रोवाइड करते हैं जिसको वीबीबी बोलते हैं, और इस तरफ वीई जो एक वोल्टेज सोर्स लगाते हैं, और फिर इस तरह से इसकी यूजेटी की बाइसिंग की जाती है। अगर हम यही सेम बाइसिंग करें एक ही बैटरी, एक ही वोल्टेज सोर्स को यूज़ करके, तो हमें वोल्टेज डिवाइडर बाइस सर्किट जो है यूज़ करना पड़ता है, जिस तरह से हम आमतौर पर बीजेटी की बाइसिंग करते हैं। तो ये एक वोल्टेज डिवाइडर बाइस सर्किट हमने यहाँ पर बनाया हुआ है। सिर्फ फ़र्क ये है कि यहाँ पे कैपेसिटर एक लगाया हुआ है रजिस्टर की जगह पे, तो उसके अंदर यहाँ पे भी रजिस्टर होता है, यहाँ पे भी रजिस्टर। बीजेटी को जब बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर को वोल्टेज डिवाइडर बायस जब करते हैं बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स में, अगर आपको उसका नहीं पता तो आप मेरे बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स के जो सीरीज़ लेक्चर है उसमें देख सकते हैं वोल्टेज डिवाइडर बायस बीजेटी का। तो यहाँ पे 2 रजिस्टर होते हैं और यहाँ पे 2 रजिस्टर होते हैं। यहाँ पे क्योंकि हमें वेरिएबल जो है वोल्टेज सोर्स चाहिए होता है यूजेटी के केस में, तो हमने यहाँ पे कैपेसिटर लगाया हुआ है जो कि चार्जिंग और डिस्चार्जिंग में वेरिएशन की वजह से यहाँ पे वोल्टेज वेरी करते जाते हैं। तो ये बेसिक सर्किट है। इस सर्किट की वर्किंग हमने पिछले लेक्चर में देखी थी। जब यहाँ पे वी वी पी के इक्वल होते हैं, पीक वोल्टेज के इक्वल हो जाते हैं, तो ये ट्रांजिस्टर ऑन हो जाता है, और जब ये कम होते हैं उस वोल्टेज से, तो यहाँ से ये वी बी के वोल्टेज इस वी बी से करंट फ्लो करता जाता है, और ये ट्रांजिस्टर अमीटर से ऑफ रहता है और इस तरफ से करंट फ्लो करता जाता है। और जैसे ही ये यहाँ पे पीक वोल्टेज आते हैं, वी ई बराबर हो जाता है वी पी के, तो अमीटर करंट फ्लो करना शुरू कर देता है। तो ये हमने पिछले लेक्चर में इसको देखा था। तो सेम वही हम यहाँ पे जो है जो कंसेप्ट है वो यूज़ कर रहे हैं कि वी बी बी से वोल्टेज प्रोवाइड करते हैं हम वी ई और कैपेसिटर को। तो वी ई के थ्रू कैपेसिटर चार्ज होना शुरू कर देता है। इनिशियली यहाँ पे कैपेसिटर के क्रॉस वोल्टेज 0 होते हैं क्योंकि वो डिस्चार्ज होता है। तो जैसे ही वी आर ई से जैसे ही यहाँ पे वोल्टेज प्रोवाइड करते हैं हम कैपेसिटर को, तो कैपेसिटर का जो पोटेंशियल है वो इंक्रीज़ करना शुरू हो जाता है, कैपेसिटर चार्ज करना शुरू हो जाता है। चार्ज करते करते जैसे ही ये वी पी पे पहुँचता है, पीक वोल्टेज पे पहुँचता है, तो साथ ही ये ट्रांजिस्टर क्योंकि ऑन हो जाता है पीक वोल्टेज पर, तो ऑन होने से ये क्या होता है, कैपेसिटर डिस्चार्ज होना शुरू हो जाता है RB1 से। तो आर ई की वैल्यू हम बहुत ज़्यादा रखते हैं ताकि यहाँ पे जो हमें चार्जिंग में ज़्यादा टाइम लगे, एक हमें एक्सपोनेंशियल चार्जिंग से एक कर्व मिले, और डिस्चार्जिंग के दौरान हम यहाँ पे जो इस रजिस्टर को हम बहुत ही कम रखते हैं ताकि डिस्चार्ज बहुत ही जल्दी डिस्चार्ज हो जाए और हमें जो हमारी रिक्वायर्ड वेव फॉर्म है, आउटपुट वेव फॉर्म, इस तरह की जो वेव फॉर्म है वो हमें मिले। तो ये सेम हमने जो इसके बारे में पहले जो स्टडी कर लिया है ये वही है कि चार्जिंग में ये बहुत ज़्यादा टाइम लेता है, उस टाइम को हम TS स्वीप टाइम बोलते हैं, और डिस्चार्जिंग में बहुत कम टाइम लेगा क्योंकि हम उसकी रजिस्टर की वैल्यू बहुत कम रखने वाले हैं, तो उसको हम रीस्टोरिंग टाइम बोलते हैं। तो अब देखते हैं इसको, इसकी थोड़ी सी वर्किंग के ऊपर बात करते हैं।
तो ये हमारे पास सर्किट है। कैपेसिटर के क्रॉस हम अपना आउटपुट लेंगे, और ये एक इक्वेशन हमने पिछले लेक्चर में देखी थी, और इसको हमने ड्राइव किया था। पीक वोल्टेज बराबर है ईटा टाइम वी बी बी प्लस 0.7 वोल्ट। तो वो वी बी बी जो हमने यूज़ किया हुआ था उस टाइम पे हमने ये ट्रांजिस्टर के अक्रॉस ये वोल्टेज सोर्स लगाया हुआ था। यहाँ पे चूँकि दो रजिस्टर भी आ रही हैं तो उस केस में ये इक्वेशन थोड़ी डिफरेंट हो सकती है। लेकिन अगर आपकी RB2 और RB1 बहुत ही छोटी हैं, इस ईटा के इस जो इंटरनल बेस है जो ट्रांजिस्टर की उसके मुकाबले में अगर तो बहुत छोटी हैं, तो वो फिर आप इन दोनों रजिस्टर को निगलेक्ट कर सकते हैं और यही फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं। VBB यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं हम। तो यहाँ पे हम यही अज्यूम करेंगे RB2 और RB1 जो है बहुत छोटी हैं बनिस्बत RBB से, जो मतलब बेस 1 और बेस 2 के दरमियान में जो रजिस्टर है वो बहुत ही ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा वैल्यू की। अगर आप इसकी डाटा शीट देखें तो ये तकरीबन किलो ओहम्स में है, और अगर मैं 100 ओहम्स में इन दोनों की वैल्यूज़ रखूँ तो ये निगलिजिबल है इसके सामने। तो हमारे पास ये इक्वेशन जो है अप्रॉक्सीमेटली इक्वल होगी। तो ये इक्वेशन हम यूज़ करेंगे VP इक्वल्स टू ईटा टाइम VBB प्लस 0.7 वोल्ट। अब एक और अगर हम यहाँ पे देखें तो VBB के वोल्टेज जो हैं वो RE पे भी आ रहे हैं और कैपेसिटर पे भी आ रहे हैं, मतलब इन दोनों के वोल्टेज का जो सम है वो VBB के बराबर है। तो अगर यहाँ से मैं VRE फाइंड करूँ, इस रजिस्टर के अक्रॉस वोल्टेज फाइंड करूँ, तो VB माइनस कैपेसिटर के वोल्टेज, तो उससे हमारे पास ये इक्वेशन एक आ गई कि VBB से कैपेसिटर के वोल्टेज आप निकाल दें तो हमारे पास इस रजिस्टर के अक्रॉस वोल्टेज आ जाएंगे, क्योंकि ये दोनों सीरीज़ में लगे हुए हैं। यहाँ पे वोल्टेज सोर्स है और यहाँ पे ये ग्राउंड हो रहा है, तो कुछ वोल्टेज इधर होंगे, बाकी वोल्टेज कैपेसिटर के पास होंगे। तो इसमें से अगर कैपेसिटर के वोल्टेज माइनस कर दें तो ये इसके वोल्टेज हमारे पास आ जाते हैं। और जब कैपेसिटर चार्ज होकर VP पे पहुंच जाएगा तो VC बराबर हो जाएगा VP पे। इस कंडीशन में VC बराबर हो जाएगा VP के, और ये एक इक्वेशन हमारे पास आ जाएगी। और चूंकि ये सीरीज़ में है दोनों, तो इसमें से करंट कौन सा फ्लो कर रहा होगा? IP। VP पे हमें पता है कि अमीटर जो करंट होता है वो IP के इक्वल होता है। तो RE और RE टाइम IP, तो इसकी जगह पे हमने ओहम लॉ यूज़ कर दिया, V इक्वल्स टू IR। I हमारे पास IP है और RE हमारे पास इस रजिस्टर की रेजिस्टेंस है, तो ये हमने यहाँ पे पुट कर दी। IP को अगर मैं डिवाइड कर दूँ तो यहाँ से हमारे पास ये एक वैल्यू आ गई RE की। अब यहाँ पे एक चीज़ समझने वाली है कि अगर तो VBB से माइनस कर दूं मैं VP, तो उतने वोल्टेज यहाँ पे होंगे हमारे पास इस RE के पास। अगर RE के पास वोल्टेज ज़्यादा हों, मतलब अगर मैं रजिस्टर ज़्यादा कर दूं यहाँ पे, तो RE मल्टीप्लाई IP, तो ये R की वैल्यू जब इंक्रीज़ करेगी तो RE के अक्रॉस वोल्टेज भी इंक्रीज़ करेगा। वोल्टेज ओहम लॉ के थ्रू अगर हम देखें V इक्वल्स टू IR, तो अगर रजिस्टर में इंक्रीज़ करता जाऊँ तो वोल्टेज भी इंक्रीज़ करेंगे। तो अगर मैं ये रजिस्टर इंक्रीज़ कर दूँ तो कैपेसिटर के क्रॉस वोल्टेज कम हो जाएंगे और रजिस्टर के क्रॉस ज़्यादा हो जाएंगे, और कभी भी कैपेसिटर फिर VP तक पहुँच नहीं पाएगा, पीक वोल्टेज पे पहुँच नहीं पाएगा, और ट्रांजिस्टर कभी फिर ऑन नहीं होगा। तो मतलब यहाँ से हमारे पास एक कंडीशन आई कि RE को हमेशा इन वोल्टेज, ये जो कैलकुलेट करके जो वोल्टेज आएंगे उससे हमेशा कम होना पड़ेगा, तभी वो VP तक अप्रोच करेगा और ट्रांजिस्टर हमारा ऑन होगा। तो ये एक कंडीशन हमारे पास आ गई, तो ये पहली कंडीशन होगी हमारे पास। अब इसी तरह से एक और वे से हम RE को फाइंड कर सकते हैं। ये तो पीक वोल्टेज को हमने यूज़ किया। जब वैली वोल्टेज आएंगे हमारे पास, जब हमें पता है कि जब ट्रांजिस्टर ऑन होगा पीक वोल्टेज हमारे पास आएंगे तो उससे यहाँ से कैपेसिटर डिस्चार्ज होना शुरू हो जाएगा और एक वैली वोल्टेज तक वो डिस्चार्ज करेगा कैपेसिटर को। तो उस वैली वोल्टेज पे क्या कंडीशन होगी? फिर VC हमारे पास जो है वो VV के इक्वल हो जाएगा, वैली वोल्टेज के इक्वल हो जाएगा, और जो करंट फ्लो कर रहा होगा वो IV के इक्वल हो जाएगा, वैली करंट के इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ पे वही ओहम लॉ यूज़ किया, VRE की जगह पे REIV पुट कर दिया और VC की जगह पे VV पुट कर दिया, IV को फिर डिवाइड कर दिया, तो यहाँ पे हमारे पास एक और R की वैल्यू आ गई। तो अब अगर हम इसको देखें, अगर मैं यहाँ पे RE की वैल्यू बहुत छोटी रखूँ तो क्या होगा? ये कभी वैली वोल्टेज तक पहुंच नहीं पाएगा, क्योंकि इसकी वैल्यू बहुत छोटी होगी। यहाँ पे VP की जो है VP की जो VC की वैल्यू है वो VP से बहुत ज़्यादा रहेगी हमेशा, वैली वोल्टेज तक ये पहुंच ही नहीं पाएगा और ट्रांजिस्टर कभी ऑफ नहीं होगा, ये ऑन ही रहेगा। तो ये दूसरी कंडीशन हमारे पास आ जाएगी कि RE शुड बी ग्रेटर देन VB माइनस V वैली वोल्टेज डिवाइडेड बाई IV।
तो ये इसको आप 2-3 बार देखेंगे, आपको ये दोनों कंडीशन समझ आ जाएंगी। इन दोनों को अगर हम कंबाइन करके लिखें तो वो कुछ इस तरह से बनेगी हमारे पास, वी बी बी माइनस वी पी आई पी ग्रेटर देन आर ई, दिस इज़ ग्रेटर देन वी बी बी माइनस वी वी डिवाइडेड बाई आई वी। तो ये हमारे पास एक कंडीशन आ गई आर ई की, कि आर ई इन इस इंटरवल के दरमियान में आप आर ई की वैल्यू चूज़ कर सकते हैं। तो हमारे पास कुछ थोड़ी बहुत चीज़ें अभी हमें पता चल गई कि RB2 RB1 की अगर वैल्यू हम बहुत ही कम रखते हैं, क्योंकि यहाँ पे ये दो रजिस्टर, ये रजिस्टर तो कैपेसिटर को डिस्चार्ज करने के लिए यूज़ हो रही है, और ये करंट लिमिटिंग रजिस्टर है बस, और इसका इतना ज़्यादा कोई काम नहीं है। तो मैं क्योंकि अपने ट्रांजिस्टर को डायरेक्ट बैटरी से एक्सपोज नहीं करना चाहता, इसलिए मैंने यहाँ पर थोड़ी बहुत रजिस्टर लगाई हुई है। तो ये बहुत ही छोटी वैल्यू की ये दो रजिस्टर है, इनसे इतना कोई कैलकुलेशन पे फ़र्क नहीं पड़ेगा। RE कैसे फाइंड करते हैं वो हमने देख ली कंडीशन। अब देखते हैं कि कैपेसिटर को किस तरह से आप फाइंड कर सकते हैं। तो अभी यहाँ पे एक बार फाइंड कर लेते हैं हम आर ई की वैल्यू, कुछ ना कुछ देखते हैं। तो जो वोल्टेज सोर्स मैं यूज़ कर रहा हूँ VBB, वो मेरे पास 9 वोल्टेज है। पीक वोल्टेज मैं रखना चाह रहा हूँ कि 7 वोल्टेज पीक वोल्टेज हो मेरे पास, तो मैंने वो यहाँ पे वैल्यू रख दी 7। और IP आप कैसे फाइंड करेंगे, ये इसके लिए आपको डाटा शीट से जो है फाइंड करना पड़ेगा। अगर आप इसकी ट्रांजिस्टर की डाटा शीट देखें तो वहाँ से आपको इसकी IP और IC की वैल्यूज़ जो हैं वो मिल जाएंगी। तो ये मेरे पास डाटा शीट है इस ट्रांजिस्टर की, जो मैं ट्रांजिस्टर यूज़ करने वाला हूँ, तो उसकी डाटा शीट है। यहाँ पे इन्होंने एक ग्राफ दिया हुआ है कि VBB इस एक्सिस पे है, और यहाँ पे हमारे पास IP है। और VBB जो मैं यूज़ कर रहा हूँ वो 9 वोल्ट है, तो 9 वोल्ट के करस्पॉन्ड ये तकरीबन 1.25 किलो ओहम माइक्रो एम्पेयर जो है करंट फ्लो करने वाला है, तो वो मैंने यहाँ पे पुट कर दिया। इसी तरह से आगे IV की भी ज़रूरत पड़ने वाली है, तो IV भी हम इसी डाटा शीट में हमें IV का भी एक ग्राफ दिया जाएगा, तो आप डाटा शीट से IV की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो ट्रांजिस्टर जो मैं यूज़ कर रहा हूँ वो 2N4871 है, तो उसके लिए ये ऊपर वाला ग्राफ है IV के लिए। तो ये इस एक्सिस पे वही VBB मतलब जो आपने पावर वोल्टेज सप्लाई दी हुई है वो, और दूसरा जो ऊपर इस तरफ है वो IV के करंट है हमारे पास। तो 9 वोल्ट के करस्पॉन्ड हमारे पास 4 मिली एम्पेयर करंट है, तो वो यहाँ पे हम यूज़ करने वाले हैं। तो इनको पुट करने से RE मैक्सिमम और RE मिनिमम जो कंडीशन हमने पीछे ड्राइव की हैं वो हम फाइंड कर सकते हैं, और उससे फाइंड करने से हमें पता चल जाएगा कि RE की वैल्यू हमने 1600 किलो ओहम से 2 किलो ओहम के दरमियान में RE की वैल्यू हम रख सकते हैं। तो इसकी बैंडविड्थ बहुत ज़्यादा है, इसकी बहुत ज़्यादा रेंज है, इस ट्रांजिस्टर की ये बहुत ज़्यादा जो रेजिस्टेंस को वेरी कर सकता है। तो इस इतनी ज़्यादा रेंज में हम इस रेजिस्टेंस को रख सकते हैं। तो उससे हमें कुछ इस तरह की वेव फॉर्म चाहिए। तो अब हम अपना देखते हैं कि टाइम पीरियड कैसे हम सेट कर सकते हैं अपनी जो वेव फॉर्म का। तो इसको स्वीप टाइम बोलते हैं, और स्वीप टाइम बराबर है ये एक रिलेशन है इसमें TS log V माइनस VV डिवाइड बाई V माइनस VP। तो ये TS जो है ये टाइम कांस्टेंट है, राइजिंग टाइम कांस्टेंट। टाइम कांस्टेंट हमें पता है कि कैपेसिटर की चार्जिंग का टाइम कांस्टेंट क्या होता है, क्योंकि इसने इस रजिस्टर से चार्ज होना है, तो रेजिस्टेंस मल्टीप्लाई बाय कैपेसिटेंस ये हमारे पास टाइम कांस्टेंट होता है किसी भी कैपेसिटर की चार्जिंग का, तो वो TS यहाँ पे हमारे पास है, और ये हमारे पास इसका फॉर्मूला है, और यहाँ पे मैंने लिख दिया TS इक्वल्स टू REC। और इसी तरह से जो हमारे पास ये वाला जो टाइम है, रिस्टोरिंग टाइम है, वो बराबर होगा RT, मतलब जो यहाँ पे टाइम कांस्टेंट आएगा हमारे पास जो डिस्चार्जिंग का टाइम कांस्टेंट है, और डिस्चार्ज हमारे पास जो कैपेसिटर है वो इस रजिस्टर से हो रहा है, तो कैपेसिटेंस टाइम RB1, तो ये इसका टाइम कांस्टेंट होगा हमारे पास। तो स्मॉल TR की जगह पे हम पुट करेंगे RB1C। तो इन दोनों से हम अपनी वेव जो है आउटपुट वेव फॉर्म का टाइम पीरियड फाइंड कर सकते हैं, और टोटल टाइम हमारे पास आ जाएगा जो इस पूरे को हम इसका टाइम पीरियड बोलेंगे TS प्लस TR TT, मतलब टोटल टाइम। और फ्रीक्वेंसी अगर आप फाइंड करना चाहें तो वो फ्रीक्वेंसी ज़ाहिर बात है इन्वर्स होता है टाइम पीरियड का, तो हमारे पास आ जाएगा F इक्वल्स टू 1/TT। तो ये इससे हम अपनी फ्रीक्वेंसी फाइंड कर सकते हैं। तो ये थी सारी इसकी कैलकुलेशन, इस तरह से आप इसको फाइंड कर सकते हैं। और अब हम इसका सर्किट देखेंगे।
तो ये है सर्किट जो मैंने बनाया हुआ है, क्योंकि जो हमारे पास आर ई की वैल्यू आ रही थी वो 2 किलो ओहम से लेके 1600 किलो ओहम तक की थी हमारे पास। तो यहाँ पे मैंने 20 किलो ओहम यूज़ की हुई है, और कैपेसिटेंस मैंने इसकी 1 माइक्रोफैरड का कैपेसिटर यहाँ पे यूज़ किया हुआ है। और ये दोनों रजिस्टर मैंने बहुत ही छोटी यूज़ की हुई हैं, 50 ओहम और 50 ओहम की। और जो इंटर बेस रेजिस्टेंस इसकी है हमारे पास, टोटल जो इंटरनल रेजिस्टेंस है आर बी और आर बी टू के दरमियान में, तो वो इसकी तकरीबन 4 किलो ओहम के बराबर है। तो इस उसके मुकाबले में ये दोनों बहुत छोटी यूज़ की हैं, और 9 वोल्ट की मैंने पावर दी हुई है। तो उससे हमारे पास जो सर्किट कुछ बना है उसकी ये वो सर्किट है, सेम वही वाला सर्किट है जो मैंने अभी आपको दिखाया। तो ये इसकी आउटपुट वेवफॉर्म आप कुछ देख सकते हैं, ये बड़ा स्मूथ जो है हमारे पास एक इसकी आउटपुट आ रही है। जो यहाँ पे एक कर्व आ रहा है ये वही इसका स्वीप टाइम है, और आप देख सकते हैं इसका जो टाइम है, जो इसका डिस्चार्जिंग का टाइम है कैपेसिटर का, वो बहुत ही कम है। बिल्कुल ऐसे स्ट्रेट लाइन की तरह से वो नीचे आ रहा है, और जो है सारा का सारा इसका जो एक राइजिंग टाइम हमें यहाँ पे शो हो रहा है। तो ये बेसिक इसकी थोड़ी बहुत थ्योरी थी और इसकी कैलकुलेशन हमने देखी। और इंशाल्लाह नेक्स्ट हम आगे ट्रिगर्ड टाइम बेस्ड जनरेटर या ट्रिगर्ड स्वीप सर्किट के ऊपर बात करेंगे, और फिर इंशाल्लाह उसको भी हम इसी तरह से बनाएंगे और देखेंगे। तो ये आप देखें, ये सेम वही सर्किट है। यहाँ पे ये एक यूजेटी मैंने यूज़ किया हुआ है, यूनी जंक्शन ट्रांजिस्टर। ये 20 किलो ओहम की रजिस्टर है, और ये मेरे पास 50 ओहम की नहीं थी रजिस्टर, तो दो मैंने 100 ओहम की दो पैरेलल रजिस्टर यूज़ की हुई हैं, इस तरफ भी और इस तरफ भी। और ये 1 माइक्रोफैरड का कैपेसिटर है, और 9 वोल्ट जिसको मैंने प्रोवाइड किए मैं अपने बोर्ड को। और ये जो है ये ऑसिलोस्कोप की वायर है हमारे पास। तो ये इसका सर्किट है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।